मलिक सलीम वजीराबाद के रहने वाले हैं। ये ऐन जवानी में जापान चले गए। नौकरियों से अमली जिंदगी का आगाज किया, अपना कारोबार शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होते चले गए। ये जापान के सूबे फुकुशिमा के टाउन अवाकी में रहते हैं। चीन से अपनी गाड़ियां बनवाकर लातीनी अमेरिका और अफ्रीका के मुल्कों में भिजवाते हैं और सालाना 30-40 हजार गाड़ियां बेच देते हैं। ये 35 वर्षों से जापान में रहते हैं, लेकिन उनका अपने शहर से राब्ता नहीं टूटा। ये वजीराबाद में वेलफेयर के दर्जनों छोटे बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इनमें दस्तरखान भी शामिल हैं। वजीराबाद में रोजाना सैकड़ों लोगों को इज्जत के साथ खाना खिलाते हैं। मैं पिछले माह जापान गया तो बरादरम अरफान सदीकी मुझे इनके पास ले गए। इनसे मुलाकात हुई तो उनसे दोस्ती हो गई। मैं समझता हूँ दोस्त भी रिज़्क की तरह होते हैं। इंसान जिस तरह अपने हिस्से का रिज़्क खाए बगैर दुनिया से नहीं जाता, बिल्कुल इसी तरह हम अपने हिस्से के दोस्तों से मिले और उनके साथ वक्त गुजारे बगैर भी फौत नहीं होते। और मलिक सलीम भी एक ऐसे ही इंसान है। मुझे महसूस होता है हम दोनों ने अभी एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारना है। मैं जब जापान में इनके दफ्तर में बैठा था तो उन्होंने एक छोटा सा वाकया सुनाया। वजीराबाद में चंद माह कबल उनके दस्तरखान पर एक नौजवान मोटरसाइकिल पर आया और उसने मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे केयर टेकर से पूछा, क्या पकाया है? उसने जवाब दिया, गोश्त। उसका अगला सवाल था, गोश्त छोटा है या बड़ा? केयर टेकर ने जवाब दिया, गाय का गोश्त पका है। नौजवान ने बुरा सा मुंह बनाया, मोटरसाइकिल को किक मारी और ये कहकर वापस चला गया, हम बड़ा गोश्त नहीं खाते। आप लोगों ने जिस दिन छोटा गोश्त पकाया मुझे उस दिन बताना, मैं खाना खाने आ जाऊंगा। मैं ये सुनकर कहकहा लगाने पर मजबूर हो गया। ये वाकया हम पाकिस्तानियों की असली और खरी तस्वीर है। हम मिन हैसुल कौम ऐसे ही लोग हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सेम टू सेम। हम अमलन भिखारी हैं, लेकिन हमें भीख में भी छोटा गोश्त चाहिए। हम ब्रांडेड कशकोल में अपनी टर्न पर भीख मांगते हैं और भीख देने वाला नखरे करे तो हम नाराज हो जाते हैं। हम कोई काम नहीं करते, लेकिन मोटरसाइकिल हमारे पास नया होता है। हम रोजाना साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, मांग कर पेट्रोल डलवाएंगे और फिर मुख्तलिफ दस्तरखानों का जायजा लेकर फैसला करेंगे हम आज लंच कहाँ करेंगे और डिनर कहाँ फरमाएंगे। और इस दौरान अगर कोई मुखय्यर शख्स हमसे ये पूछ बैठे, भाई आप काम क्यों नहीं करते, तो हम बुरा मान जाते हैं और कहते हैं हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है, तुम अपनी भीख अपने पास रखो। आप यकीन करें, यह हमारी कौमी पॉलिसी है। हम अक़वाम आलम से अकड़ कर मांगते हैं और एक घर से इनकार के बाद दूसरे घर की तरफ निकल जाते हैं। और इस मामले में हम ऊपर से नीचे तक एक जैसे हैं। मैंने चंद दिन कबल वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के जापानी विजिट की तस्वीरें देखी। एक तस्वीर में ये पूरे एतमाद के साथ सीना फुलाकर खड़े थे और एक बूढ़ा जापानी झुककर इनके साथ हाथ मिला रहा था। मैंने अपने एक दोस्त को तस्वीर भिजवाई और उससे पूछा, यह जापानी कौन है? पता चला इसका नाम शन एमिजोमी है। यह दुनिया की दूसरी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कोमातोसो की टॉप मैनेजमेंट में रहा था। यह 35 साल पाकिस्तान में इस कंपनी का सरबराह भी रहा और उसने जापान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। शन जापान पाकिस्तान एसोसिएशन का चेयरमैन भी है। यह अब तक पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फायदा पहुंचा चुका है। मगर आप बिलावल भुट्टो और शन एमिजोमी की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। एक तरफ अरब डॉलर के लिए IMF के दरवाजे पर एरियां रगड़ने वाले मुल्क का वजीर खारजा अकड़ कर खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ 26 बिलियन डॉलर की कंपनी का नुमाइंदा आजिज़ी से सर झुकाकर इससे मिल रहा है। आप इसी तरह जापान के वजीर खारजा योशिमासी हायाशी और वजीर आजम फोमियो किशिदा की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की तस्वीर देख लें। आपको यूं महसूस होगा बिलावल भुट्टो जापानी वजीर आजम या वजीर खारजा हैं, जबकि दूसरी जानब कोई तीसरी दुनिया के वजीर खड़े हैं और ये बिलावल भुट्टो से इमदाद मांग रहे हैं। हम भी क्या कौम हैं। हम एक तरफ तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार हैं। हम डिफॉल्ट के किनारे पर खड़े हैं और हमें अगर IMF से तिनके का सहारा ना मिलता तो हम अब तक दुनिया की पहली डिफॉल्ट न्यूक्लियर पावर का एजाज हासिल कर चुके होते। जबकि दूसरी तरफ सिर्फ बिलावल भुट्टो और हिना रबानी खर ने एक बरस में बैरूनी दौरों पर 2.25 अरब रुपए खर्च कर दिए। मैं दिल से समझता हूँ वजीर खारजा को अपना ज्यादातर वक्त बैरून मुल्क गुजारना चाहिए। वजीर खारजा की जॉब ही दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर बनाना है और अगर वजीर खारजा मुल्क में बैठा रहेगा तो फिर दाखिला और खारजा में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन क्या सरकारी जहाज़ों पर जाना और 30-30 लोगों को साथ लेकर जाना
और फिर 5 स्टार होटलों में रहना भी जरूरी है? और क्या सरकारी दौरे पर अपनी हमशीरा आसफा भुट्टो को भी ले जाना लाजिम है? इसका क्या जवाब है? हमारे वजीर खारजा एक पर्सनल असिस्टेंट के साथ कमर्शियल फ्लाइट पर बाहर क्यों नहीं जाते? और ये वहां सफीर की गाड़ी क्यों इस्तेमाल नहीं करते? और ये सफीर की रिहाइशगाह या एम्बेसी में क्यों नहीं रहते? बेशक आसफा भुट्टो भी भाई के साथ बाहर जाए, लेकिन वो दौरा सरकारी नहीं होना चाहिए। आप अपने प्राइवेट दौरों पर जिसको चाहें और जहां चाहें ले जाएं। ये मुल्क सरकारी दौरों पर खानदान के लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा, जब भी सरकारी दौरों के अखराजात का सवाल उठाया जाता है तो बिलावल भुट्टो के तर्जमान की तरफ से जवाब आ जाता है, बिलावल भुट्टो साहब अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं और आसफा भुट्टो का टिकट भी खानदान ने खरीदा था। ये जवाज उजरे गुना बदतर अज गुना है। अगर बिलावल भुट्टो अपने अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर वजीर खारजा के सरकारी दौरों पर अरबों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं? दूसरा, जब आप सरकारी जहाज लेकर जा रहे हैं तो फिर आप अपना टिकट कैसे खरीद रहे हैं और अपने अखराजात खुद कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? और फर्ज करें अगर बिलावल भुट्टो वाकई अपने अखराजात खुद उठा रहे हैं तो भी असराफ और नुमाइश की कोई तुक नहीं बनती। हम एक इंतहाई गरीब बल्कि भिखारी मुल्क हैं, लेकिन हम जब भी इमदाद लेने जाते हैं तो पूरे धूम धड़के से बारात लेकर जाते हैं और हमारे लाइफस्टाइल और बॉडी लैंग्वेज से यूं महसूस होता है हम लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। लिहाजा सवाल यह है, क्या हम इस तर्ज हुक्मरानी के साथ मुल्क को अपने पांव पर खड़ा कर सकेंगे? हम अगर जापान और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का तकाबल करें तो हमारे हाथों के तोते उड़ जाएंगे। हमारी कुल एक्सपोर्ट्स 20 बिलियन डॉलर हैं, जबकि जापान ने पिछले साल 746 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की थी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 4 बिलियन डॉलर्स हैं, जबकि जापान के मालियाती ज़खायर 1254 बिलियन डॉलर हैं। आप इन आदादो शुमार के साथ जापान के लीडर्स और अपने लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज और लाइफस्टाइल देख लीजिए। आपको फौरन जापान की तरक्की और अपनी पस्ती की वजह समझ आ जाएगी। बिलावल भुट्टो खुद दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, अगर 1254 बिलियन डॉलर के मालिक जापान का वजीर खारजा पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए तो क्या वो अपनी हमशीरा को साथ ला सकेगा? और अगर वो ये गलती कर बैठे तो जापान में उसके साथ क्या सलूक होगा? और दूसरा, क्या वो सरकारी रकम से हयात रोपोंगी जैसे 5 स्टार होटल में रह सकेगा? जी नहीं, ये सफारत खाने में रहेगा या फिर सफीर की रिहाइशगाह पर रात गुजारेगा, मगर ये अपने टैक्स पेयर के पैसे ज़ाया नहीं करेगा। और रवैयों का वो फर्क है जिनकी वजह से आज जापान जापान और पाकिस्तान पाकिस्तान है। हमें डाटा और तारीख बताती है आजिज़ी और सादगी दोनों वो एटमी आदतें हैं जो इंसान और कौमों को अजीम बनाती हैं, जबकि हम बहैसियत कौम इन दोनों खूबियों से महरूम हैं। आप अफसरों से लेकर बिजनेसमैनों तक देख लें, आपको इनमें अकड़ और नुमाइश मिलेगी। आप इसके मुकाबले में कभी इंडिया जाकर देखें, इनके लीडर्स और अरबपतियों में आजिज़ी भी मिलेगी और सादगी भी, जबकि हमारे भिखारियों के पास भी स्मार्टफोन होते हैं और ये भीख भी पूरी बदमाशी के साथ मांगते हैं। आप इंडिया में इनकी सदर द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आर्मी चीफ मनोज पांडे को देख लें, आपको इनमें सादगी और आजिज़ी दोनों मिलेंगी, जबकि सरहद की इस तरफ ये दोनों गायब हैं। ये सूरत हाल अफसोसनाक है, लेकिन ये सूरत हाल दिन ब दिन मजीद खराब होती जा रही है। ये इससे भी ज्यादा अफसोसनाक है। चुनाचा हमें अब फैसला करना होगा, हमें जापान बनना है या फिर पाकिस्तान ही रहना है। हमें अगर जापान बनना है तो फिर हमें इमदाद और भीख के ट्रैप से भी निकलना होगा और शाही अखराजात से भी जान छुड़ानी होगी। हमें फैसला करना होगा हमारे सदर, वजीर आजम और वज़रा कमर्शियल फ्लाइट पर सफर करें, बैरून मुल्क इनके लिए किराए पर गाड़ियां भी ना ली जाएं और ये 5 स्टार होटलों में भी ना रहें, ये सफीर की रिहाइशगाह या एम्बेसी में रहें और ये महंगे सूट्स भी ना पहने। खुदा की पनाह, आधे मुल्क के पास खाने के लिए रोटी नहीं और वजीर 10-10 लाख रुपए के सूट पहनकर जहाज लेकर कभी अमेरिका चले जाते हैं और कभी चीन, और इसके बावजूद हमें शर्म भी नहीं आती।